हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो सीरीज़ में मैं अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि मैंने एक पोल करवाया था अपने टेलीग्राम चैनल पर कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में फिरोज़ गांधी कॉलेज में को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत योगा को प्रमोट किया गया है। योगा यानी योग को प्रमोट किया गया है। तो योग के संबंध में मैंने एक पोल करवाया था कि आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसको गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं। मैं इस पर क्लास बनाऊं, मैं इस पर या क्लास ना बनाऊं, इस संबंध में। तो अधिकतर विद्यार्थियों ने कहा था कि आप इस पर क्लास बनाइए और हम लोग इसे देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो इसी संबंध में आज मैं ये क्लास रिकॉर्ड करने चल रहा हूँ कि योग को हम किस प्रकार से देखते हैं, उसका उद्भव विकास क्या हो सकता है, उसका महत्व क्या हो सकता है, योग का उद्देश्य क्या हो सकता है, योग में कौन कौन से और तथ्य शामिल हैं। महाभारत में, गीता में, वेदों में, उपनिषदों में, पतंजलि के यहाँ योग किस प्रकार से परिभाषित है। उधर आप देखेंगे तो फिजिकल एजुकेशन का हम कुछ लेक्चर लेंगे, जिसमें फिजिकल एजुकेशन का आप देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, उसका उद्भव और विकास देखेंगे। प्राणायाम, व्यायाम, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ताकि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हमारा पेपर है योगा वाला, वो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकें, उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। 28 अप्रैल को आपका वो पेपर है। तो इस संबंध में सबसे पहली बात जो हम ये जानेंगे, वो ये जानेंगे कि आखिर ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिन्हें सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ भी कहा जाता है, इससे तात्पर्य क्या है, क्या अर्थ है इसका, इसके महत्व क्या हैं, इसे अपने जीवन में हम किस प्रकार से ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम पहले एक चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे। और ये आपको लगभग 15 या 16 क्लास में आपको मेरा पूरा लेक्चर मिलेगा। 15-16 क्लास अगर आप पढ़ लेंगे, ऐसे सुन लेंगे इसको ध्यान से, तो आपकी सारी मुसीबतों का अंत हो जाएगा। क्योंकि हमारे विद्यार्थियों के बीच में योगा को लेकर के काफ़ी उथल पुथल है, तमाम प्रकार के सवाल हैं कि आखिर योगा में क्या पूछा जाएगा, इसका सिलेबस क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब क्या चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ी परेशानी है बच्चों के बीच में। तो मैंने सोचा कि इस परेशानी को अगर मैं दूर कर सकूं तो ये बहुत अच्छी बात होगी हमारे विद्यार्थियों के लिए, और ऊपर वाला हमें सहयोग करेगा तो मैं ऐसा कर पाऊँगा, और करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो पहले हम जान लेते हैं जो सह पाठ्यक्रम है, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिनको अंग्रेजी में को करिकुलर एक्टिविटीज़ और हिंदी में कहा जाता है सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, ये किस प्रकार से हैं और क्या है ये। ठीक, देखिए ऐसा है कि आज के पहले, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में ऐसा समझा जाता था कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, ये हमारे पाठ्यक्रम के बाहर की चीज़ है, ये हमारे पाठ्यक्रम से बियॉन्ड है, हमें इन्हें समझने, बूझने और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा पहले था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद इसका बड़ा जोर हुआ कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ को, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को सिलेबस के साथ ही साथ पढ़ाने पर जोर दिया जाए। अब देखिए होता क्या है कि जब आप सिलेबस पढ़ते हैं, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके ये सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। क्यों? क्योंकि ये किसी भी छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। सर्वांगीण विकास से हमारा तात्पर्य क्या है कि आपका शारीरिक विकास हो, आपका आध्यात्मिक विकास हो, आपका भावनात्मक विकास हो, आपका हमारा नैतिक विकास हो। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये जो पाठ्यक्रम है ये हमारे सिलेबस के साथ ही साथ हमें पढ़ाया जाए। अगर ये नहीं पढ़ाया जाएगा तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो अधूरा रह जाएगा। अच्छा, होता क्या है कि पहले सब हम ये जान लें इस संबंध में कि ये जो हमारा सह पाठ्यक्रम है, इसके जो उदाहरण हैं, क्या क्या चीज़ें हम इस सह पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो देखिए आपका खेल है, संगीत है, बहस, कला है, नाटक है, परिचर्चा है, भाषण प्रतियोगिता है,
निबंध लेखन है, कला शिल्प है, कहानी लेखन है, सजावट है, पत्रिकाओं में लेख है, डांस है आपका, मूर्ति निर्माण है आपका, है ना, एल्बम बनाना, फोटोग्राफी, खिलौने बनाना, टोकरी बनाना, त्यौहार उत्सव मनाना, ये सब कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के उदाहरण हम समझ सकते हैं। ठीक, अब इन गतिविधियों में एक अध्यापक की और एक छात्र की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, ऐसा है, बौद्धिक विकास के लिए जब तक किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास नहीं होगा, उसे व्यावहारिक जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक उसे हम क्या कहते हैं? किताबी कीड़ा, या हम कहते हैं उसे कूप मंडूक। तो हम कूप मंडूक ना बने, हम किताबी कीड़ा ना बने, इसलिए प्राध्यापकों की, अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि वो इन सह पाठ्यक्रमों के संबंध में अपने छात्रों को अवगत कराएं, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, तथा छात्रों की नैतिक जिम्मेदारी है कि अध्यापक जो इस संबंध में बता रहा है उसे अपने व्यावहारिक जीवन में उतारें। ठीक, अब हम अगली बात करें तो हम क्या ये जान सकते हैं कि जो सह पाठ्यक्रम की गतिविधियां हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं क्या लाभ हो सकते हैं? तो देखिए, हम कुछ लाभ आपको बता रहे हैं, जैसे खेल, अभिनय, गीत गायन, कविता पाठ, इन सबको ये प्रोत्साहित करता है। ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारी खेल को, हमारी अभिनय क्षमता को, हमारी कला को, ये सब प्रोत्साहित करते हैं। इसके साथ ही साथ क्या करते हैं? ये बहस में हमारी भागीदारी करते हैं। ठीक, वाद विवाद तमाम प्रतियोगिताएं आयोजित करवाते हैं महाविद्यालय, संगीत होते हैं, नाटक होते हैं, तो इन सब में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस बहस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को पूरी आज़ादी के साथ अपने अध्यापकों के सामने अपने आप को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है? आप फिट रहते हैं, आपका फिटनेस, वेलनेस, हेल्थ का जो आपका मेंटेनेंस है वो बिल्कुल ठीक बना रहता है। आपके अंदर कंपटीशन की भावना विकसित होती है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो आपको सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के पढ़ने के बाद आपको इस प्रकार के लाभ मिलते हैं। ठीक, अब इसमें सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में देखिए दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक होते हैं इंडोर कार्यक्रम, एक होते हैं आउटडोर कार्यक्रम। आउटडोर कार्यक्रम का मतलब होता है कि किसी बड़ी जगह पर होगा, इंडोर का मतलब होता है किसी छोटी जगह पर वो कार्यक्रम हो सकते हैं। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत अगर हम आउटडोर एक्टिविटीज़ की बात करें तो आपका परेड है, ड्रिल है, योग है, व्यायाम है, साइकिलिंग है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो और लंबी दौड़, ऊंची कूद। ठीक, तो इस तरह से, या हम किसी गांव में चले जाएं, वहाँ की साफ़ सफाई कर दें, किसी विद्यालय को हम टारगेट कर लें कि आज इस प्राइमरी स्कूल को हमें साफ़ करना है, सफाई करना है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में आप अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। कोई गांव आपके आस पड़ोस में है, आप 10, 20, 50 लोग वहाँ चले गए और नालियाँ गंदी हैं और नल गंदे हैं, पेयजल गड़बड़ है, तो आपने उसको सफाई कर दी, स्वच्छता कर दी, तो ये आउटडोर कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इनडोर कार्यक्रमों की बात करें तो आपका इसमें क्या क्या हो जाएगा? आपका इसमें सिलाई हो जाएगा, रंगाई हो जाएगा, रंगोली हो जाएगा, नाटक, संगीत, डांस, सजावट, और ये जो कूड़ा निकलता है हमारे यहाँ, वेस्टेज जो निकलता है, इस वेस्टेज से हम तमाम प्रकार के रंग बिरंगे चीज़ें बना सकते हैं। ठीक, कला कर सकते हैं, कुछ शिल्प कर सकते हैं, कुछ मिट्टी की चीज़ें हम बना सकते हैं उसमें। तो ये क्या है? ये सब कार्यक्रम है हमारे इंडोर कार्यक्रम। तो हमने मोटा मोटा ये समझा कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इनके लाभ क्या हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इनका अर्थ क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, ये क्यों ज़रूरी हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे बड़ी प्रमुखता के साथ क्यों रखा गया, और साथ ही साथ हमने इसमें ये भी जानना है इस क्लास में कि ये इनडोर और आउटडोर, ये दोनों प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये किस किस प्रकार से हमारे लिए सहायक हो सकती हैं। और जो सबसे मुख्य बात हमने समझी वो ये समझी कि हमारा नैतिक विकास, भावनात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास इससे किस प्रकार से होता है। और एक और बड़ी बात है जो आपने समझी इसमें, वो ये कि एक अध्यापक और एक स्टूडेंट, यानी अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में
ये बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन करता है, क्योंकि ये खेल है। खेल में जो डिसिप्लिन होता है उसका अलग ही मज़ा होता है। एक अध्यापक और छात्र जब मिल करके कोई चीज़ खेलते हैं, समझते हैं, सीखते हैं इस तरह के इंडोर आउटडोर कार्यक्रम में, तो उससे क्या होता है, आपस में जो भावना होती है वो बहुत मजबूत होती है, और ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे धार्मिक भेदभावों को दूर करता है, हमारे मत मतांतरों को दूर करता है। हमारे मन में कुछ गुबार भरा है, हम उसको बहुत आसानी से यहाँ आकर के निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी जो सह पाठ्यक्रम की गतिविधियाँ हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। हम चाहे बाल्यकाल में हों यानी बचपन में हों, हम चाहे बड़े हों, हम चाहे बूढ़े हों, हर प्रकार की उम्र आयु वर्ग के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। ठीक, तो मैंने मोटा मोटा ये जाना कि व्हाट आर द को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये क्या हैं, इनके लाभ और उद्देश्य क्या हैं और इन्हें हम कैसे संपादित कर सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसके लिए मैं इस क्लास को आज बनाने चल रहा हूँ। और वो मेन टॉपिक क्या है मैं पहले आपको बता दूँ। आपको जो लोगो मिलेगा हमारे चैनल पर उसमें वो टॉपिक लिखा रहेगा। ठीक, जिस टॉपिक पर हम अपनी क्लास लेंगे वो टॉपिक उसके ऊपर आराम से एकदम बिल्कुल मोटा मोटा लिखा रहेगा, ताकि आप समझ सकें कि कौन सी वीडियो में आपको क्या बताया गया है। ठीक, तो चलिए हम पहले जान लेते हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या क्या है। हम योग के बारे में आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को लेंगे वो हम 3 चीज़ें आपको बताएंगे योग के बारे में। हम आपको बताएंगे योग का अर्थ, योग की परिभाषा और योग का उद्देश्य। यानी हमारा जो टॉपिक है वो है योग, अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य। ठीक, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इसको। देखिए, मैं जितनी भी क्लासेस लेता हूँ वो लिखाने के मूड में लेता हूँ कि मैं आपको यहाँ से नोट्स दूंगा और वो आप लिखेंगे और उन्हें लिख करके आप पढ़ेंगे, समझेंगे, और हमारी वीडियोस भी बीच बीच में आप सुनते रहेंगे। देखिए, कहानी के रूप में किसी चीज़ को सुन लेने में चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। लिखा लिखाया तो दुनिया में हर चीज़ है। यूपीएससी से लेकर के और यूपीपी तक की परीक्षाएं सब किताबों में लिखी हुई हैं, लेकिन बड़े बड़े अध्यापक और प्राध्यापक इनकी कक्षाएं लेते हैं। तो कक्षाएं लेने से तात्पर्य है कि चीज़ों को समझाना। लिखा हुआ समझ में उतना नहीं आता है जितना कोई हमें बता देता है तो समझ में आता है। लेकिन मैं इस क्लास में ऐसा नहीं करूँगा, मैं लिखाने की व्यवस्था नहीं करूँगा, क्योंकि आपको इसमें इतनी आवश्यकता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे ही बोलता जाऊँगा, जैसे क्लास में लेक्चर लेता हूँ मैं, बस वैसे ही बात करता जाऊँगा आपसे और आप इसको आसानी से समझते जाएंगे। हाँ, जहाँ कहीं आपको आवश्यकता हो, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 4-6 हेडिंग्स हैं, तो आप ऊपर लिखें योग, अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य, और नीचे उसकी 4-6 हेडिंग हैं, उनको लिख करके काम खत्म कर दें। फिर दूसरे क्वेश्चन पर आ जाएं, फिर जो मैं हेडिंग मोटी मोटी बताऊँ वो आप लिख लें। या अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और लिखना चाहिए इस लेक्चर में तो आप लिख लें। और हो सकता है तमाम ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो सुन करके पूरी बात समझ लेंगे, उनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये अपनी सुविधा अनुसार आप इसे कर सकते हैं। हम लेक्चर के रूप में आप इसे पढ़ाएंगे, हम लिखाने के रूप में, नोट्स बनाने के रूप में आपको इसे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे योग, अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि योग का अर्थ क्या है, योग की परिभाषा क्या है और योग के उद्देश्य क्या क्या है। देखिए, जो व्यक्ति की इंटरनल पीस है, आंतरिक शांति, योग आंतरिक शांति का एकमात्र सबसे बड़ा साधन है। अगर आपको आत्म तत्व की प्राप्ति चाहिए, अगर आपको अपनी इंटरनल फीलिंग्स चाहिए कि मेरी अंतरात्मा में एकदम शांति और सुकून रहे, तो उसके लिए आपको योग की शरण में जाना पड़ेगा। और ये जो योग विद्या है ये बहुत बड़ी विद्या है। यह योग विद्या आज से नहीं, अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। ये हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में और दर्शन के तमाम बड़े बड़े ग्रंथों में और बड़े बड़े दार्शनिकों ने योग विद्या के संबंध में बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं। अगर हम योग के अर्थ की बात करें तो पाणिनि ने इसे क्या कहा,
पाणिनि ने कहा भाई देखो योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। कहते ना जरा योग कर दो, इसका योग कर दो, टोटल महायोग कर दो, बड़ा वाला योग कर दो। तो यानी जोड़ना, मिलाना, मेल। अब ये जोड़ना मिलाना मेल क्या कोई 2+2 नहीं है इज इक्वल टू 4, 5+4 इज इक्वल टू 9, ये ऐसा मिलाना नहीं है। ये है आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए हम क्या मिलाएं, हम ऐसा क्या मिक्सिंग करें, हम ऐसा क्या मिश्रण बनाएं कि हमें आंतरिक शांति मिल सके, हमें आत्म तत्व का ज्ञान हो सके, हमारे अंदर क्या है, कौन है, इसका ज्ञान हो सके, मैं कौन हूँ इसका ज्ञान हो सके। अगर किसी ऐसा कोई ऐसा जुगाड़ हो कि वो हम मिलाएं और हमको इसका ज्ञान हो जाए तो वही है योग। तो क्या हुआ, तो एक लाइन में कहते हैं पाणिनि कि भाई देखिए ऐसा है, जीवात्मा और परमात्मा का योग, जीवात्मा प्लस परमात्मा इज इक्वल टू योग विद्या। अगर आपने अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का कोई जुगाड़ बना लिया, उसको जोड़ने का कोई सिस्टम बना लिया, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, योग विद्या या योग। इसी योग के आधार पर ही बड़े बड़े महर्षियों ने, और बहुत दूर की हम बात नहीं करते हैं, हम भक्ति काल में कबीर दास को लेते हैं, तुलसीदास को लेते हैं, परमानंद दास को लेते हैं, नाभादास को लेते हैं, विट्ठलनाथ को लेते हैं, वल्लभाचार्य जी को लेते हैं, और इधर आ जाइए आप विवेकानंद को ले लीजिए, पतंजलि को आप ले लीजिए, बड़े आदमी हैं, और फिर आप इधर ले सकते हैं महर्षि अरविंद को आप ले सकते हैं। तो इन सब ने क्या किया, इन सब ने यही किया कि जीवात्मा और परमात्मा को एकाकार कर दिया। क्यों, क्योंकि हम मूल रूप से क्या हैं, ये चराचर जगत मूल रूप से परमात्मा का अंश है। हमारी जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है। हमारा शरीर तो नष्ट हो सकता है, हमारा शरीर विनष्ट हो सकता है, हम वृद्ध हो सकते हैं, हमें मौत आ सकती है, लेकिन आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती, उसे कभी मौत नहीं आती। आत्मा आपके शरीर से निकल करके अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी क्या होती है, परमात्मा में जाकर के एकाकार हो जाती है। तो इसी आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता क्यों नहीं है, तो बीच में भाई एक खाई बनी हुई है। उस खाई का नाम जानते हैं, उस खाई का नाम है माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ, वासनाएं। हमारी अनगिनत इच्छाएं जिन्हें पूरा करने के लिए हम किसी का गला काटने के लिए भी तैयार रहते हैं। हम 500 रुपए के लिए किसी की जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरे का बड़ा से बड़ा नुकसान करने के लिए तैयार रहते हैं। यही इसको कहते हैं अविद्या। योग में इसका नाम है अविद्या या मूर्खता, अज्ञानता। तो अज्ञानता, अविद्या और मूर्खता के कारण ये बीच में आ जाता है। ये बीच में आ गया तो इधर परमात्मा हो गया, उधर हमारी आत्मा हो गई, बीच में ये आ गया। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए बिजली के 2 तार हैं जिनको आपस में टच करने से ही लाइट जलेगी। मान लीजिए एक वायर है आत्मा और एक वायर है परमात्मा, इन दोनों को टच करोगे तो बल्ब, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। तो बीच में क्या होता है, बीच में एक इंसुलेटर लग जाता है, बीच में एक ऐसी चीज लग जाता है कि जो आत्मा और परमात्मा रूपी तार के करंट को आपस में मिलने नहीं देता है। एंड दैट इज काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, माया। ये सब अविद्याएं आ जाती हैं, इसके कारण हमारा योग नहीं हो पाता है। तो इन्हीं अविद्याओं को हटाने के लिए बड़े लोगों ने, हमारे वेदों ने क्या विकसित किया, क्या निर्माण किया, एक कौन सी नई चीज लेकर के आए, योग विद्या। जी हाँ, योग विद्या लेकर के आए कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो खाई बना दी है हमने, इस चराचर जगत ने बना दी है, उस खाई को दूर करेगी हमारी योग विद्या। ठीक, तो ये क्या है कि हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, उसके जितने भी फंक्शंस हैं उनमें सब में कोऑर्डिनेशन हो, सब में एकाग्रता आ जाए, बस यही काम करता है योग। इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। चित्त की समस्त फंक्शंस में, चित्त की समस्त वृत्तियों में योग क्या करता है, एकाग्रता करता है। बिल्कुल एकाग्र कर देता है योग, और बस हम योग विद्या को धीरे धीरे सीखने और समझने लगते हैं।
तो ये हो गया योग का अर्थ। अब हम आते हैं योग की परिभाषा पर। महर्षि पतंजलि, आप जानते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं योग के। योग सूत्र के प्रणेता कहा जाता है महर्षि पतंजलि साहब को। तो महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए क्या लिखा है मैं आपको बता दूं। ये कहते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त का तात्पर्य अंतःकरण से है। बाह्याकरण ज्ञानेंद्रियां जब विषयों का ग्रहण करती हैं, मन उस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाता है। आत्मा साक्षी भाव से देखता है। बुद्धि व अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें कर्तव्य भाव लाते हैं। इस संपूर्ण क्रिया से चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है वही वृत्ति कहलाता है। ये चित्त का परिणाम है। चित्त दर्पण के समान है, अतः विषय उसमें आकर प्रतिबिंबित होता है, अर्थात चित्त विषयाकार हो जाता है। इस चित्त को विषयाकार होने से रोकना ही योग है। ये कहते हैं महर्षि पतंजलि। अब लिखा तो है, ये हमने पढ़ भी दिया, लेकिन समझ में आने वाली चीज़ नहीं है जब तक आपको कोई इसको एक्सप्लेन करके बताएगा नहीं। अभी जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वही चीज़ पतंजलि कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है, आत्मा और परमात्मा के योग के बीच में जो अविद्या है, जो तमाम प्रकार के विषय हैं, तमाम प्रकार के सब्जेक्ट हैं, कहीं कोको कोला है, कहीं पिज्ज़ा है, कहीं जीएफ है, कहीं बीएफ है, कहीं सीएफ है, न जाने क्या कौन कौन से एफ हैं। तो ये जितने भी एफ और जितने भी ये लफड़े हैं, ये सब लफड़े आत्मा और परमात्मा के बीच में फंसे हुए हैं, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन को, दोनों के मिलन को संभव नहीं बना पाते हैं। इसे कहते हैं अविद्या। तो इन विषयों में हमारा चित्त इतना फंसा रहता है कि हम ऊपर वाले को कभी याद ही नहीं कर पाते हैं। हमको कभी टाइम ही नहीं मिलता है। 10 दिन कहो, 1 महीने हो जाए ऊपर वाले को याद किए हुए। और ऊपर वाले को याद करने से तात्पर्य क्या है? निस्वार्थ भाव से याद करना ऊपर वाले को। ये नहीं कि आज परीक्षा है तो आज 2 घंटे पूजा कर ली पंडित जी ने और 3 बार नमाज पढ़ने गए आज। नहीं, ऐसा नहीं। निस्वार्थ भाव से ऊपर वाले की आराधना करना। तुम ऊपर वाले को बेवकूफ़ बनाओगे? तुम किसी एक सामान्य आदमी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ऊपर वाले के सॉफ्टवेयर को तुम हैक करोगे। कभी सोचना भी मत कि ऊपर वाले को हम बेवकूफ़ बना दें, ऊपर वाले को मूर्ख बना दें। कभी नहीं सोचना ऊपर वाले के सॉफ्टवेयर को हैक करना, उसमें सेंध लगाना, उसमें गड़बड़ी करना। दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल। तो ये जो तमाम विषय आ जाते हैं, चित्त क्या करता है? इन सभी विषयों से चित्त घिर जाता है चारों तरफ से। बस योग का काम यही है कि चित्त के चारों तरफ जो ये एक बाउंड्री वाल बन गई है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलने से रोकती है, उसी बाउंड्री वाल को जो तोड़ दे, दैट इज योगा, दैट इज योग। कौन कहता है ऐसा? ऐसा कहते हैं महर्षि पतंजलि। चलिए आगे चलते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? भी बहुत बड़े आदमी हैं योग के। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, जीवात्मा व परमात्मा के संयोग की अवस्था का ही नाम योग है। जीवात्मा और परमात्मा मिल जाए, दैट इज योग। वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक, चलिए श्रीमद् भागवत गीता में क्या कहा है? भगवान कृष्ण ने योग के बारे में क्या कहा है? कहते हैं, सिद्धि और असिद्धि में समता बुद्धि से कार्य करना ही योग है। सुख दुख, जय पराजय, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों में एक रस रहना योग है। क्या कहते हैं? एक श्लोक आता है, आपने शायद पीछे पढ़ा होगा कक्षा 8-10 में। उदेति सविता ताम्र ताम्रेवास्तमेति चा संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदय होते समय सूर्य का जो रंग रहता है वही अस्त होते समय भी रहता है। तांबे के रंग का होता है सूर्य उदय होते समय, और तांबे के रंग का होता है सूर्य अस्त होते समय। यानी जब कोई चीज़ किसी का उदय होता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। तब वो जिस रंग का होता है, उस समय जब वो डूब रहा होता है, जब उसका अवसान होता है, तब भी वो उसी रंग का होता है। दोनों ही स्थितियों में, सुख में भी वही रंग और दुख में भी वही रंग। ये कौन कर सकता है? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये कोई असाधारण व्यक्ति कर सकता है, असामान्य व्यक्ति कर सकता है, जिसने तपस्या की हो, जिसने योग को धारण किया हो, जिसने अविद्याओं को दूर कर दिया हो। तो सुख दुख, जय पराजय, गरम ठंडा, इनके बीच में जो कोऑर्डिनेट कर ले अपने आप को, जो एक रस रहे, ठंडा है तो भी वैसा, गरम है तो भी वैसा, जय है तो भी वैसा, पराजय है तो भी वैसा, सुख है तो भी वैसा, दुख है तो भी वैसा। वो बदलता नहीं है। बिल्कुल किस तरह से? सूरज की तरह से। क्योंकि सूरज उगते समय भी ताम्रेवास्तमेति चा,
उदेति सविता ताम्र, उदय के समय सविता ताम्र होता है, ताम्रे वास्तवेति च, और अस्त के समय भी सविता ताम्र रंग का होता है। तो योग का नाम क्या है? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि इन सब चीज़ों में जो एक रस रहे, जिसे फर्क ना पड़े, ना तो जय का फर्क पड़े ना तो पराजय का। जय का फर्क पड़ने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि जीत गया तो कोई कालर ऊंचा ना करे कि मैंने जीत लिया, क्या कहे प्रभु ने किया। हार गए तो क्या? प्रभु ने किया, सब कुछ ऊपर वाले ने किया। यही तो आत्मविश्वास है, यही तो ऊपर वाले के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धा है, सबसे बड़ा विश्वास है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। रांगे राघव जी कहते हैं शिव और शक्ति का मिलन योग है। वही बात है, ये भी कह रहे हैं शिव और शक्ति का मिलन योग है, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। ये लैंग्वेज इनकी थोड़ी दूसरी है, बस बात वही कह रहे हैं। लिंग पुराण में महर्षि व्यास ने क्या दिया है योग का लक्षण? लिखते हैं कि आत्मा को समस्त विषयों की प्राप्ति होना योग कहा जाता है। उक्त परिभाषा में भी पुराणकार का अभिप्राय योग सिद्धि का फल बताना ही है। समस्त विषयों को प्राप्त करने का सामर्थ्य योग की एक विभूति है, ये योग का लक्षण नहीं है। वृत्त निरोध के बिना यह सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता। कह रहे हैं आपको दुनिया के सारे ऐश्वर्य मिल जाएं, ये भी एक प्रकार का योग ही है। ये जल्दी संभव नहीं है कि आपको सुकून भी मिल जाए, आपको चैन भी मिल जाए, आपको घोड़ा भी मिल जाए, आपको गाड़ी भी मिल जाए, आपको बंगला भी मिल जाए, आपको ब्लड प्रेशर ना हो, आपको शुगर ना हो, आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें। क्या किसी आदमी को आपने देखा है जो अरबपति हो उसको ब्लड प्रेशर ना हो, जिसके पास करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां हो, एंटीलिया में रहता और झुक के ना चलता हो? मुकेश अंबानी, चलना पड़ेगा झुक करके, क्योंकि सभी वृत्तियों को एक साथ साधना यह किसी बहुत बड़े महात्मा का ही काम हो सकता है। यह किसी खरबपति और अरबपति और एशिया के सबसे अमीर आदमी या इस ब्रह्मांड के किसी सबसे अमीर आदमी के बस की बात नहीं है। लिंग पुराणकार यानी महर्षि व्यास ये कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से तमाम विद्वानों ने स्कंद पुराण में, अग्नि पुराण में, हठ योग प्रदीपिका में तमाम प्रकार की इस तरह की बातें कही गई हैं। तो हमने योग की परिभाषा जान ली, योग का हमने अर्थ जान लिया। अब हम समझते हैं कि योग का उद्देश्य क्या है, और ये हमारी क्लास का आज अंतिम टॉपिक होगा, क्योंकि हमने जो मूल टॉपिक लिया था वो था योग, अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य। अब योग का उद्देश्य क्या है? देखिए, योग का तो मूल उद्देश्य परिभाषाओं में ही आ गया है कि भाई आत्मा और परमात्मा को मिलाना, मोह माया और अविद्या अज्ञानता काम क्रोध लोभ इन पर विजय प्राप्त करना। जो ऐसा करता है वह दैट इज योगी। ठीक, कोई मुख्यमंत्री वाला योगी नहीं, योगी नाम से योगी कोई नहीं होता है। कबीर दास के आगे योगी नहीं लिखा था, लेकिन आप जानते हैं ही वॉज द एक्सीलेंट योगी, बहुत बड़े योगी थे। तो योग क्या है? वो जीवन जीने की एक साधना है। वो क्या है? जीवन जीने की एक कला है, एंड दैट इज द साइंस। योग क्या है? एक विज्ञान है। काहे का विज्ञान? जीवन जीने का विज्ञान है। कोई वैज्ञानिक पुल बना दे, ब्रिज बना दे, कोई बड़ा निर्माण कर दे, कोई 200 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दे, वो उतनी बड़ी बात नहीं है, वो बहुत छोटी बात है। लेकिन कोई वैज्ञानिक जीवन जीने की कला बता दे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका आज के जीवन में बहुत अभाव है। तो मनुष्य के जीवन में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी साधना और इसके जो सिद्धांत हैं उसे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और दर्शन में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। ठीक, इसके आगे अगर हम ये जान लें कि योग विद्या का अन्य उद्देश्य क्या है, तो जरा हम कुछ पॉइंट में बात करते हैं और आपको समझाते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको योग के उद्देश्य पूछे जाएं तो आप पॉइंट में इनकी बातें आप कर सकते हैं। पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे कि योग जीवन जीने की कला सिखाता है, योग जीवन जीने की साधना सिखाता है, योग जीवन जीने का विज्ञान सिखाता है। फिर आप क्या लिखेंगे कि योग मनुष्य के जीवन में आने वाली जटिलताओं को दूर करने का बहुत बेहतरीन प्रयास करता है, क्योंकि आज का मानव जीवन अत्यंत जटिल होता जा रहा है, और अगर योग ने संभाला नहीं तो यह जटिलता धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी और एक दिन यह विनाश के कगार तक पहुंच जाएगी। इसे बचाने के लिए हमें योग की बहुत आवश्यकता है। मनुष्य के अंदर की पीड़ा, चिंता, भय, इन तमाम विकारों को दूर करने के लिए योग की अत्यंत आवश्यकता है।
आपने सुना होगा कहते हुए कि हमें फला बीमारी थी और मैंने प्राणायाम किया, योग किया, प्रत्याहार किया और इस तरह से हमारी उस बीमारी में हमें बड़ा आश्चर्यजनक लाभ मिला। डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि अब आपकी ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। तो क्या करती है योग? योग हमें ऐसी बीमारियों से निजात दिलाता है जिन बीमारियों को विज्ञान ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन योग उन्हें ठीक कर सकता है। ठीक, हमें तनाव होता है, हमें चिंता होती है, योग इसका बहुत बड़ा साधन है। आपकी तनाव और चिंता खत्म करने के लिए योग अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। और योग क्या करता है? आपको भावनात्मक स्तर पर ऊर्जावान रखता है, आपको दैवीय विधि विधान में और परमात्मा में विश्वास करने के लिए आपको फोर्स करता है, क्योंकि यह विश्वास करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन योग ऐसा करता है कि आप उस परब्रह्म परमात्मा में अपने आराध्य के प्रति, आप अपने जिस भी आराध्य को अपना आराध्य मानते हो, वो खुदा हो, गॉड हो, अल्लाह हो, राम हो, रहीम हो, कोई भी हो, उसके प्रति आपकी जो आस्था है उसमें कितनी मजबूती है, वो कितनी दृढ़ है, ये योग सिखाता है हमको। और क्या सिखाता है योग हमको? योग हमारे दिमाग में अच्छी योजनाएं पैदा करता है, दिव्य योजनाएं पैदा करता है। यानी ऐसी योजनाएं जिसका हमारे परिवार से, हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारे समाज का कल्याण हो, हमारे राष्ट्र का कल्याण हो। आप एक अध्यापक हैं तो आपके विद्यार्थी का कल्याण हो, आप एक इंजीनियर हैं तो आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो बहुत बेहतरीन और उच्च कोटि का बने। ये सब सिखाता है हमें योग। इसके बाद क्या सिखाता है? हमें योग सिखाता है ये कि मोह माया जो है इससे दूर रहना चाहिए। ये शरीर नष्ट होने वाला है, एक दिन यह विनष्ट हो जाएगा, ये बचने वाला नहीं है। तो इस शरीर के बारे में चिंता नहीं करना है, बल्कि ये शरीर कितने बेहतर काम कर सकती है इस दुनिया में रह करके, चिंता इस बारे में करना है। हमें कौन सिखाता है ये सिखाता है हमें उद्देश्य। हमारे चित्त के चारों तरफ दुनिया प्रकार के जो प्रदूषण हैं, उन प्रदूषणों को हटाता है कौन? योग। हमें ध्यान सिखाता है कौन? योग। हमारे अंदर स्थिरता कौन लाता है? योग। तो इस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हमारे परमात्मा से मिलाता है योग। कहते हैं कि ये हजारों बात पर एक ही बात भारी है, और वही ये बात है कि योग हमें हमारे परमात्मा से मिलाने का एक बहुत बड़ा साधन है, और बहुत बड़ा नहीं, बिल्कुल अचूक साधन है। ठीक, तो ये हैं योग के कुछ मुख्य उद्देश्य। तो आज हमने अपनी क्लास में आपसे किन किन बातों की चर्चा की? हमने अपनी क्लास में आज आपसे चर्चा की कि आपका जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो पाठ्यक्रम है ये क्यों आवश्यक है, इसका अर्थ क्या है। इसके संबंध में मैंने इंडोर आउटडोर तमाम चीज़ों का उदाहरण दिया, और फिर हम अपने मूल टॉपिक पर आए, और मूल टॉपिक में मैंने आपको योग की अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य, इनके बारे में मैंने अपनी इस क्लास में बात की। मैं अपने उन सभी विद्यार्थियों का हृदय से आभारी हूँ जो हमारे साथ पढ़ लिख रहे हैं, हमारे साथ बने रहते हैं, अपनी किताबों में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, और अपनी पढ़ाई में मस्त रहते हैं। आप जिस दिन अपना सबसे फास्ट फ्रेंड, अपना सबसे मजबूत दोस्त अपनी किताबों को बना लेंगे, दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी आपका दोस्त बनने के लिए व्याकुल रहेगा। ये मेरी गारंटी है, और ये मेरा स्वयं का साक्षात अनुभव भी है। इसलिए किसी छोटी मोटी चीज़, किसी छोटे मोटे दोस्त के बारे में आप सोच करके अपने इस बड़े दोस्त को नेगलेक्ट ना करें। इस बड़े दोस्त को हमेशा सहेजते रहें और देखते रहें कि ये बहुत बड़ा दोस्त है, बहुत बड़ा आदमी है। बहुत बड़ा आदमी का मतलब पैसे वाला नहीं। जब भी मैं बहुत बड़ा आदमी कहता हूँ तो वो दूसरे सेंस में कहता हूँ, जिस सेंस में हमारे महामहिम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब थे, उस अर्थ में। जिस अर्थ में विवेकानंद थे, उस अर्थ में। जिस अर्थ में सुभाष थे, उस अर्थ में। जिस अर्थ में भगत सिंह थे, महात्मा गांधी थे, उस अर्थ में। उस अर्थ में मैं कहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी इस अर्थ में थे, उस अर्थ में बड़ा आदमी मैं कहता हूँ। तो इस बड़े आदमी के साथ आप बने रहें। अगली वीडियो में आपसे हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी। आप पढ़ें लिखें, सुने, और इसे आप क्या करें, आप इसे जब मौका मिल जाए तो अब इसे आप सुन लें। बस आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सब चीज़ें अपने आप आपको याद होती जाएंगी। तो चलिए, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।